नक्श को पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, लेकिन चित्रा के ऑर्डर को नक्श भला कैसे इग्नोर कर सकता था। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। नक्श, तुम्हें याद है ना, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारा और अनिका का हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था। उसकी रिपोर्ट आ गई है और हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चला है। तुम दोनों की बॉडी में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर या किसी परिवार के सदस्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता सकते हो, या तुम्हारे ख़ानदान में किसी को कोई बॉडी में कुछ चेंजेस या बदलाव आए हुए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो। चित्रा की ये बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा और उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी? लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो पता होता ना। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बातों को अपने माँ के सामने रखी, लेकिन चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को लेकर हॉस्पिटल जाओ और उनकी चेकअप करवाओ। फुल बॉडी की चेकअप करवाना, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूँगी। क्या है ना, ऐसे सारे मामले में ढील नहीं दे सकते। चित्रा के बोलने के अंदाज में ऐसा लग रहा था जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बीमारी हो। इसके बारे में नक्श के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, और अगर वो कहता भी तो क्या। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में खामोशी बनी रही। नहीं, जब उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल क्यों लेके जाऊँ? उनके चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जब उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं आपके पैसों को उनके पीछे क्यों बेफिजूली वेस्ट करूँ? और दूसरी बात, आप ही सोचिए, मेरे माँ बाप का इस उम्र में हॉस्पिटल जाना कहाँ की समझदारी है। ओहो, तुम ज़्यादा होशियार मत बनो, जितना कहा गया है उतना ही करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे को उनकी हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में जाना उनकी किस्मत की बात है, समझो। और वैसे भी उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे मुझे अभी एक काम है, अनिका आएगी तो हमें एक गैदरिंग के लिए जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना। और वहाँ मुझे किसी भी तरह की एक भी बात सुननी नहीं पड़े। ये बोलती ही चित्रा जाने लगी, तभी अचानक जाते जाते, जा होशियारी दिखानी चाहिए, बात तो दिखाता नहीं है, बड़ा आया मुझे सिखाने। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कुछ ऐसा होता है? लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में पूछा था, लेकिन टाइम निकालने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था, और यही वजह थी कि ये सब खेल खेलने की ज़रूरत पड़ी। चित्रा तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी क्या चल रहा था? नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है तो ये प्रोसेस बार बार फेल क्यों हो रहा है। हालांकि डॉक्टर ने खुद चित्रा और अनिका से कहा, अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा करने का ट्राई कर रहे हैं तो बिना किसी परेशानी के वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अनिका नक्श को अपने लायक समझती ही नहीं थी, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नक्श उसे टच भी करे। भला अब उसमें कौन सी गलती नक्श की हुई? लेकिन इस बार भी लोग उसे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया।
यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी और उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिताजी की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा। नक्श ने डिसाइड किया कि अभी उसके लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने दोस्त क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी थी, जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम बाहर जाकर उसके लिए कुछ अच्छा फील होगा, और बाहर जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस होना ज़रूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी। ले देखकर उसके पास अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधे होटल प्राइम मिनिस्टर की तरफ निकल पड़ा था। और आज नक्श के क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी भी वही होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा, और वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ न कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ओए नक्श रुक जा, भाई मेरा भी इंतज़ार कर ले। उस लड़के को देखते ही खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष। नक्श खुश होकर उसके गले लग गया और खुशी साफ बता रही थी, जैसे बहुत दिनों के बाद उसने अपने दोस्त को देखा था। हर्ष नक्श का ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियाँ भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी, और उसकी दीवानगी की तो कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन हर्ष हर किसी को घास नहीं डालता था। अरे हर्ष, ये गाड़ी तेरी है? हाँ यार। वाह यार, कमाल है। तेरे बालों के साथ तो तेरी गाड़ी भी बड़ी हो गई, काफ़ी महंगी होगी नहीं? यार सिर्फ 50 लाख की है। बस 50 लाख? चल ना, छोड़ यार, अंदर चलते हैं। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपने नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई। तभी उसकी नज़र साइड में खड़े एक पुराने स्कूटर पर पड़ी। नक्श? हाँ यार। यहाँ तू किससे आया? अरे किससे क्या, मैं तो अपने पुराने स्कूटर से यहाँ आया हूँ, और बड़ा ही अच्छा चलता है। अभी ही सर्विस कराई है, बस हवा में चलती है। टेस्ट ड्राइव लेगा? चाबी मिलेगी। सच में यार, तू बिल्कुल भी नहीं बदला। अंदर चल, वेट कर रहे होंगे यार। जैसे ही नक्श और हर्ष होटल के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा वैसे ही सारे जूनियर्स अंदर पार्टी हॉल में हर्ष को घेर लिया और ग्रेड करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया, नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है, और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहाँ बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं। ये बस एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वो एक सच्चाई तो थी ही। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में बस बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूट करती है, ये बात नक्श से अच्छी तरह कोई नहीं जानता था। नक्श अभी ये सब कुछ सुन ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी, और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है। और अब इसे टोकन ऑफ लव कहें या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की ज़रूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था, और ये देखते ही नक्श ने फिर से एक बार उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कहें तो इंसान में कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। सभी चीज़ों पर गौर करते हुए नक्श की नज़र अचानक से शिवानी के पड़ी। अगर हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वो पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था। नक्श देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी अचानक से नक्श बार काउंटर की तरफ चला गया और धीरे धीरे
शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शिवानी। शिवानी ने नक्श की तरफ देखा कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाय, हाउ आर यू? कैसी हूँ? हालचाल तो होते रहेंगे। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पता है सबको? भाई साहब, हमारी शिवानी भानुशाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और सबको ये पता होगा कि भानुशाली ग्रुप तो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और जैसे ही शिवानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। थैंक्स यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये बोलते हुए शिवानी ने सबका शुक्र अदा किया। भानुशाली ग्रुप फिल्म में भी प्रोड्यूस करते आए थे और ना जाने कितने हिट्स दे चुके थे। और अगर भानुशाली ग्रुप शिवानी को एज एन एक्टर मौका देने वाले हैं, तो तब तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिवानी का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होगा। सब लोगों को पता था कि शिवानी जहाँ खड़ी थी और जहाँ जाने वाली है, वो कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऊपर से शिवानी की खूबसूरती से और उसका टैलेंट देखने के बाद तो उसका स्टार बनना तो तय था। क्या शिवानी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है? लेकिन उस कंपनी का होने वाला CEO तो उन्हीं के पास बैठा है। क्या नक्श भानुशाली अब शिवानी को अपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने देगा? अब ये जानकर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? और नक्श शिवानी को अपना रियलिटी बताएगा या फिर वो भी शिवानी का भी टेस्ट लेगा और उसके बाद असली मजाक चखाएगा? क्या इस पार्टी में सभी लोग नक्श का मजाक बनाने वाले थे? अगर ऐसा हुआ तो नक्श क्या करेगा? इस पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिससे नक्श किसी उलझन में फंस जाएगा। क्या नक्श अनिका की फैमिली गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेगा? और उस रेयर डायमंड नेकलेस का क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए PK एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।